हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग प्रोटीन्स, जो है प्रोटीन फोल्डिंग। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इंटरेस्टिंग भी है, सिंपल भी है। प्रोटीन फोल्डिंग बहुत क्रूशियल होता है प्रोटीन के फंक्शन के लिए। यदि कोई प्रोटीन अपनी प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है तो वो फंक्शनल नहीं होता है। वो जब अपनी टर्सरी स्ट्रक्चर में आ जाता है, या जो मल्टी सब यूनिट होते हैं वो अपनी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आते हैं, तभी तो वो फंक्शनल होते हैं ना। इसलिए प्रोटीन की फोल्डिंग होना बहुत जरूरी प्रोसेस होती है। तो अपन डिस्कस करेंगे प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में। अब पहले सिंपल सी बात करते हैं कि प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए कौन जिम्मेदार है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कहूं कि ये कोई एन टर्मिनस और ये कोई सी टर्मिनस वाला एक प्रोटीन है, ठीक है। अब ये प्रोटीन आराम से सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो एज्यूम कर लेगा, कोई भी तरीके की सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है ही है। लेकिन ये अपनी फाइनल फंक्शनल स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे अचीव करेगा? तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जिम्मेदार हैं वो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स जिनकी साइड चेन कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। ये जो हाइड्रोफोबिक साइड चेन है, हाइड्रोफोबिक साइड चेन, इस हाइड्रोफोबिक साइड चेन की वजह से जब ये प्रोटीन वाटर के अंदर आएगा, यानी साइटोसोल में प्रेजेंट होगा, तो इसके ऊपर लगेगा हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, और इसी के कारण प्रॉपर फोल्डिंग हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स है, या मैं अमाइनो एसिड लिख दूं एक बार, तो दे गाइड द प्रोटीन फोल्डिंग। ये प्रोटीन फोल्डिंग को गाइड करते हैं। इतना समझ में आया आपको? अब अपन एक और सिंपल सा क्वेश्चन टाइप डिस्कशन करते हैं। एक सवाल आ भी रखा है एग्जाम में और कई बार आ भी जाता है। मैं आपको एक पहले सवाल दे देता हूं, फिर उसके बाद में आपको समझाऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना। बड़ा इजी है, एक सिंपल सा लॉजिक ध्यान में रखना है और आपका ये सवाल आराम से हो जाएगा। देखो क्या है। मान लीजिए कि एक प्रोटीन के अंदर 100 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। और आपसे ये कहा जाता है कि ईच अमाइनो एसिड हैज 10 कन्फर्मेशंस। एक अमाइनो एसिड की 10 कन्फर्मेशन हो सकती है। वो इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, ऐसे करके 10 तरीके से उसकी कन्फर्मेशन पॉसिबल है। सवाल ये है कि हाउ मेनी कन्फर्मेशंस आर पॉसिबल फॉर द प्रोटीन। प्रोटीन के लिए कितनी कन्फर्मेशंस पॉसिबल है? तो इसका आंसर आप एकदम इजी तरीके से समझिएगा। ये ना एक प्रोबेबिलिटी टाइप का क्वेश्चन है, और इसके अंदर हमको दो डेटा दिए हुए रहते हैं। एक डेटा ऐसा है जो कि फिक्स होता है, उसको हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा डेटा है वो कम ज्यादा हो सकता है। अब इसको समझिए एक अलग तरीके से। मान लीजिए कि ये एक सेल है, सपोज करो एक सेल है, और ये सेल जब माइटोसिस डिवीजन करती है तो ये एक सेल से कितनी सेल बनती है? तो आप कहोगे कि सर एक सेल से दो सेल बनती है। यानी ये बोल सकते हैं कि एक माइटोसिस से दो सेल ही बनेगी,
ना तो 2 से कम बनेगी ना 2 से ज्यादा बनेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक सेल की डेथ हो जाए किसी रीजन से, बट बनती तो 2 ही है ना। तो एक डिवीजन में 2 सेल बनती है, ये बात फिक्स है। अब कितने डिवीजन हो सकते हैं ये बात थोड़ी ना फिक्स है। हो सकता है एक ही डिवीजन हुआ हो सकता है 2 डिवीजन हो गए हो सकता है 3 डिवीजन हो गए हो, ऐसे तीसरी साइकिल चल गई हो, तो उसके हिसाब से सेल्स बनती जाएगी। जो भी नंबर फिक्स होता है ना उसको लिखते हैं बेस में, और जो नंबर वेरिएबल है उसको लिखते हैं पावर में। तो यहां n का मतलब है नंबर ऑफ माइटोसिस, कि कितने माइटोसिस हुए या कितने सेल साइकिल चले। एक भी चल सकता था, 2 भी चल सकते थे, 3 भी चल सकते थे। अब जरा सोचो कि यदि एक ही साइकिल चलेगा तो 2 सेल बनेगी, यदि 2 साइकिल चलेंगे तो 4 सेल बनेगी, यदि 3 बार डिवीजन होगा तो 8 सेल। आंसर आ रहा है ना अपना। यही कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करो। एक प्रोटीन में 100 अमाइनो एसिड होते हैं, तो भाई ये तो प्रोटीन का नेचर ही है कि वो 100 अमाइनो एसिड का बनता है, क्योंकि उसके लिए कोडोन्स उतने ही होते हैं। अब इसमें ना तो 99 अमाइनो एसिड पॉसिबल है ना 101 पॉसिबल है। तो जो चीज फिक्स्ड होती है वो तो आती है पावर में, सॉरी बेस में। क्या चेंज हो सकता था? 10 कंफर्मेशन की जगह हो सकता था 9 कंफर्मेशन होती, 11 हो जाती, 10 है। तो जो चीज वेरिएबल है उसको लिखते हैं पावर में। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? 100 रेज़ टू पावर 10। इतने कॉन्फर्मेशंस पॉसिबल हैं इस प्रोटीन के। तो ये सवाल आपको आ सकता है। जैसे मान लीजिए दूसरा सवाल समझिए। एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन के अंदर 51 अमाइनो एसिड्स है, और हर अमाइनो एसिड के लिए 3 कन्फर्मेशंस पॉसिबल हैं। 3 कन्फर्मेशंस पॉसिबल है। तो ये बताइए कि हाउ मेनी कन्फर्मेशंस फॉर प्रोटीन आर पॉसिबल। समझ गए? तो कितना आंसर आएगा? 51 की पावर 3। ऐसे आपको ये छोटा सा सवाल है वो कर लेना है। अब आते हैं अपन प्रोटीन फोल्डिंग के और दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक प्रोटीन जैसे ही बना, जैसे एक धागा है वो बना और बनते ही वो अपने आप मुड़ गया? ऐसा कभी नहीं होगा। प्रोटीन की जो फोल्डिंग है वो एक स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस है। फोल्डिंग इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। फोल्डिंग है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। कैसे पॉसिबल या कैसे प्रोसेस है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग, आपको एकदम से समझ में आ जाएगी। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये है एक अनफोल्डेड प्रोटीन। अनफोल्डेड प्रोटीन, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसकी। अनफोल्डेड प्रोटीन के ऊपर पहला स्टेप जो लगता है, ये पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ लोकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। फॉर्मेशन ऑफ लोकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब है? यानी कि जैसे कोई प्रोटीन है उसके अंदर अल्फा हेलिक्स कितने बनने हैं और कहां कहां बनने हैं, उसके अंदर बीटा शीट कितनी बननी है, टर्न्स कितने बनने हैं, इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ लोकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये जो फॉर्मेशन ऑफ लोकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये होती है विद इन 5 मिली सेकेंड्स। 5 मिली सेकेंड्स के अंदर अंदर ये स्टेप हो जाता है,
और अभी जो अपने पास में प्रोटीन है वो प्रोटीन कुछ ऐसा बन जाएगा। जैसे सपोज करो कि यहाँ अल्फा हेलिक्स बनना था, ये टर्न आ गया, ये दूसरा हेलिक्स आ गया, फिर सपोज करो कि ये कोई बीटा शीट है, फिर से कोई टर्न है, फिर ये कोई बीटा शीट है, ऐसे करके ये बन गया हमारे पास में एक तरीके का जो लोकल स्ट्रक्चर है उसका हमारे पास प्रोटीन। अब इस लोकल स्ट्रक्चर के लोकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाला जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के ऊपर एक और स्टेप काम करता है और इस स्टेप का नाम है हाइड्रोफोबिक कोलैप्स। हाइड्रोफोबिक कोलैप्स का क्या मतलब है? कोलैप्स का मतलब सिकुड़ना, हाइड्रोफोबिक का मतलब हाइड्रोफोबिक फोर्स की वजह से। जैसे ही अब ये हाइड्रोफोबिक फोर्सेस लगेंगे तो इससे जो हमारा प्रोटीन है वो प्रोटीन कुछ और इस तरीके से कॉम्पैक्ट सा हो जाएगा। हालांकि ये अभी फाइनल नहीं है बट ये और कॉम्पैक्ट हो गया। इस स्टेज को बोलते हैं मोल्टन ग्लोब्यूल। मोल्टन ग्लोब्यूल। अब मोल्टन ग्लोब्यूल के बारे में समझो, इसके क्या मतलब क्या है ये मोल्टन ग्लोब्यूल? मोल्टन ग्लोब्यूल एक तरीके का इंटरमीडिएट फोल्डेड स्टेज है या फोल्डेड प्रोटीन है। इंटरमीडिएट फोल्डेड है वो तरीके का है, इंटरमीडिएट स्टेज मान लो इसको। इस स्टेज की खास बात यह है कि ये स्टेज मोर लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है एंड लेस लाइक टर्सरी स्ट्रक्चर है। ये याद रखना, ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। क्या मतलब हुआ इसका? जो प्रोटीन अभी मोल्टन ग्लोब्यूल कंडीशन में है वो ज्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसा है, टर्सरी वाला नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हमने लिखा ये इंटरमीडिएट फोल्डेड है, इसका मतलब ये आधा सेकेंडरी स्ट्रक्चर आधा टर्सरी स्ट्रक्चर के जैसा सा है। नहीं, ये ज्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के जैसा है। अब आता है लास्ट स्टेप, और जो लास्ट स्टेप है इसे कहते हैं फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप। और ये जो फाइनल स्टेप है, ये फाइनल स्टेप होता है फॉर 5 मिलीसेकंड टू 1000 मिलीसेकंड। 5 मिलीसेकंड से लेके 1000 मिलीसेकंड का ये फाइनल स्टेप होता है। और इस स्टेप में प्रॉपरली फोल्डिंग हो जाती है और ये है वेल फोल्डेड प्रोटीन। वेल फोल्डेड प्रोटीन। वेल फोल्डेड प्रोटीन अपनी कौन सी स्ट्रक्चर में है? टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर है। तो ये हुआ अपने पास में एक प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए सिंपल सा तरीका। इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलती है और उसके दौरान प्रोटीन है वो फोल्ड हो जाता है। अब इस चीज को ना मैं थोड़ा समराइज करता हूं। देखो समराइज कैसे करेंगे। हमारे पास में एक अनफोल्डेड प्रोटीन था, अनफोल्डेड प्रोटीन, और अनफोल्डेड प्रोटीन से एक वेल फोल्डेड या फंक्शनल टर्सरी स्ट्रक्चर फोल्डेड प्रोटीन बन गया। फाइनल लिख लो, फाइनल फोल्डेड प्रोटीन। अब इस फाइनल फोल्डेड प्रोटीन और अनफोल्डेड प्रोटीन की कुछ खास बातें बताऊं आपको। जैसे सबसे पहले अनफोल्डेड प्रोटीन है, इस प्रोटीन के अंदर फ्री एनर्जी ज्यादा है। फ्री एनर्जी हाई है। इसकी फ्री एनर्जी ज्यादा है इसीलिए इस प्रोटीन की एंट्रोपी ज्यादा है। एंट्रोपी भी ज्यादा है, ये रैंडम है, ये कैसा भी हो सकता है। इसकी एंट्रोपी ज्यादा है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम है। इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है।
तो क्या होगा, जब फोल्डिंग प्रोसेस चालू होगी तो ड्यूरिंग द फोल्डिंग प्रोसेस, या यहां लिख लो, जब फोल्डिंग प्रोसेस चालू होगी तो ड्यूरिंग द फोल्डिंग प्रोसेस ये तीनों चीजों में चेंज आएगा। और क्या चेंज आएगा, कैसे चेंज आएगा, फोल्डिंग प्रोसेस के दौरान जो फ्री एनर्जी है वो कम हो जाती है, यानी जो फाइनल प्रोटीन है फोल्डेड उसकी फ्री एनर्जी डिक्रीज हो गई। फ्री एनर्जी डिक्रीज हो गई, साथ ही साथ इसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, और एंट्रोपी डिक्रीज हो गई तो अब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो आप ये चीज जरूर ध्यान रखें, ये बहुत कंसेप्चुअल बात हो गई है जो मैंने बताई आपको, कि जब कभी भी प्रोटीन फोल्डिंग होती है तो ड्यूरिंग प्रोटीन फोल्डिंग प्रोटीन अपनी हाई एनर्जी स्टेट यानी हाई फ्री एनर्जी स्टेट से लो फ्री एनर्जी स्टेट की तरफ जाता है, प्रोटीन अपनी हाई एंट्रोपी स्टेट से लो एंट्रोपी स्टेट की तरफ जाता है, और प्रोटीन अपनी लो स्टेबिलिटी से हाई स्टेबिलिटी की ओर जाता है। यह है अपने पास में एक सिंपल सा प्रोटीन फोल्डिंग का ओवरऑल प्रोसेस। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये फोल्डिंग के लिए एक मॉडल दिया गया है, और इस मॉडल का नाम है फोल्डिंग फनल मॉडल। फनल समझते हो, जो एक चालनी जैसा होता है, छानने का, ऊपर से चौड़ा होता है नीचे से पतला होता है, उसको फनल बोलते हैं। तो प्रोटीन की जो फोल्डिंग है वो फोल्डिंग इस फनल से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। देखो एक सेकंड, तो इसको ऐसे समझो, ये एक फनल है और इस फनल को अभी मैं आपके सामने टीएस कट करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा प्रॉपर्ली। देखो, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फनल है, इस फनल का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है यानी इसका माउथ, ये माउथ रिप्रेजेंट करता है एंट्रोपी को। एंट्रोपी, जितना चौड़ा ये माउथ होगा इसका मतलब उतनी ज्यादा उस पॉलीपेप्टाइड में ये है एंट्रोपी है, रैंडमनेस है। यहां पर जो प्रोटीन है वो अपनी अनफोल्डेड कंडीशन के अंदर है, यहां पर जो प्रोटीन है वो अपना अनफोल्डेड है, अनफोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये फोल्ड होगा, मैंने 3 स्टेप पीछे बताए थे ना, वही होंगे स्टेप। तो जैसे जैसे ये फोल्ड होगा वैसे वैसे इसकी एंट्रोपी कम होनी चाहिए। अब एंट्रोपी कम होने का एक तरीका ऐसे है कि ये एंट्रोपी धीरे धीरे ऐसे कम होती है, लेकिन आप मेरे पेन को देखो, जहां मैं चला रहा हूं मुझे कभी कभी पेन को वापस ऊपर भी लेके जाना पड़ रहा है। ये देखो, ये ऊपर लेके गया मैं, इनकी सबकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है इसलिए मैं बता रहा हूं ये। और इस तरीके से ये फाइनली एकदम ग्राफ नैरो हो गया, ठीक है। जब हम एकदम बॉटम में पहुंच जाते हैं तो यहां पर आती है नेटिव स्टेज। नेटिव स्टेज, आप पीछे वाले में भी मेंशन कर लेना, फाइनल फोल्डेड प्रोटीन जो होता है उसको बोलते हैं नेटिव स्टेज या नेटिव प्रोटीन। हाँ, तो यहां पर ये प्रोटीन अच्छे से फोल्ड हो चुका। अब आपको यह पता है कि अनफोल्डेड और फोल्डेड के बीच में एक स्ट्रक्चर ऐसी आती या एक कंडीशन ऐसी आती है जब प्रोटीन अपनी कौन सी स्टेज में होता है, मोल्टन ग्लोब्यूल। तो ये मोल्टन ग्लोब्यूल स्टेज है, उसको रिप्रेजेंट करती है। यदि हम साइड में यहां पर बात करें तो एनर्जी ज्यादा है और नीचे की तरफ जाएंगे तो एनर्जी कम होगी। ये डायरेक्शन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, इधर जाने पर एनर्जी कम होगी और इधर जाने पर एनर्जी बढ़ेगी। ये इतना चीज समझ में आया। फिर एक और चीज देखो, जहां जहां पर ये ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखो यहां पर, यहां पर, यहां पर, ग्राफ वापस नीचे जाके जब वापस ऊपर जाता है, बनाते टाइम आप बनाओगे तो अपने हाथ को देखना,
नीचे जाओगे फिर वापस थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। इनको बोलते हैं कन्फर्मेशनल एंट्रोपी। ये कन्फर्मेशनल एंट्रोपी होती है। और जो कन्फर्मेशनल एंट्रोपी होती है, ये एंट्रोपी अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल फॉर फोल्डिंग। देखो मैं अभी समझा देता हूं आपको, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। कन्फर्मेशनल एंट्रोपी का मतलब कि जैसे जैसे ये अनफोल्डेड प्रोटीन स्टार्टिंग वाला नीचे की तरफ आ रहा है, ये कोई ना कोई तरीके से फोल्ड तो हो ही रहा है। कभी अल्फा हेलिक्स बन रहा है, कभी बीटा शीट बन रही है, कभी टर्न बन रहा है, हो रहा है ना ऐसा। तो जिस भी स्टेज पर ये है उसकी कोई ना कोई कंफर्मेशन भी है। अब सपोज करो ये पेन है और इस पेन को मेरे को ऐसे करना है, तो ऐसे करने से पहले मैं पेन को थोड़ा ऐसे भी करूंगा, थोड़ा ऐसे भी करूंगा, थोड़ा ऐसे भी करूंगा। किसी भी स्टेज में पेन की कोई ना कोई पोजीशन तो होगी ना, तो किसी भी स्टेज में प्रोटीन की कोई ना कोई कंफर्मेशन तो होगी। और उस कंफर्मेशन में जो भी एंट्रोपी है उसको क्या बोलते हैं? कंफर्मेशनल एंट्रोपी बोलते हैं। फिर ये अनफेवरेबल क्यों है? क्योंकि ये पीक वापस ऊपर जा रही है और वापस ऊपर जाएगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, जो कि अनफेवरेबल होती है। तो कंफर्मेशनल एंट्रोपी प्रोटीन फोल्डिंग के लिए क्या होती है? अनफेवरेबल होती है। अब आगे चलते हैं। और जब आप डाउन वाले एरोज देखोगे, डाउन पार्ट देखोगे, जैसे ये वाला पार्ट है या ये वाला पार्ट है, ये डाउन पार्ट, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर फोल्डिंग को, जिसे कहते हैं डिस्क्रीट इंटरमीडिएट फोल्डिंग। डिस्क्रीट फोल्ड इंटरमीडिएट भी बोलते हैं या डिस्क्रीट इंटरमीडिएट फोल्ड भी बोलते हैं इसको। ये कोई ना कोई इंटरमीडिएट फोल्डिंग टाइप का है। मोल्टन ग्लोब्यूल तो बीच में आएगा ये। तो आपको इस तरीके का एक ग्राफ दिया जा सकता है और उसके हिसाब से पूछा जाएगा। मान लो यहां पे लिख देंगे वो ए, कि ए क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा ए क्या है। यहां लिख देंगे मान लो बी, तो बी क्या है? मोल्टन ग्लोब्यूल आता है यहां पे। ये जो डाउन वाले एरो दिखाएं वहां पे सी आ जाएगा, और जो नेटिव स्टेज है ये डी आ जाएगा। ये एनर्जी को ई से पूछ लेंगे। ऐसे करके आपको लेबलिंग पूछी जा सकती है, तो आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ ये? तो ये हो गया अपने पास में फोल्डिंग का फनल मॉडल। इस तरीके से फोल्डिंग होती है। अब आगे चलते हैं अपन। आगे अपन बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप के दूसरे प्रोटीन्स की जो फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूलर चैपरोन्स। तो हमारी हेडिंग है चैपेरोन मीडिएटेड फोल्डिंग। चैपरोन मीडिएटेड फोल्डिंग, इसका क्या मतलब है, कैसे होता है, सारी बात कर लेते हैं। देखो, चैपेरोन एक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। दे आर द प्रोटीन्स, एंड दीज प्रोटीन्स हेल्प इन प्रॉपर फोल्डिंग। प्रॉपर फोल्डिंग। एक बार तो आप इतना सा याद रखिए कि ये कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो प्रॉपर फोल्डिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इन प्रोटीन्स की खास बात क्या है? दे आर एटीपीएज, यानी कि ये एटीपी हाइड्रोलिसिस करके ही काम करते हैं। एटीपी तोड़ेंगे तभी ये प्रॉपर तरीके से फोल्डिंग कर पाएंगे। फिर एक और खास बात, चैपेरोन्स ऑलवेज बाइंड हाइड्रोफोबिक
साइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। हाइड्रोफोबिक साइड चेन है ना अमाइनो एसिड्स की, उनके साथ में ये बाइंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्रोटीन है और इसकी ये आर और ये आर और ये आर मान लो हाइड्रोफोबिक है, तो चेपरोन्स जो है वो कहां बाइंड होंगे, इनके साथ में बाइंड होंगे। और इनके साथ में एटीपी भी रहता है, तो एटीपी एसोसिएटेड मैनर के अंदर या एटीपी डिपेंडेंट मैनर के अंदर ही ये काम करते हैं। ये चेपेरोन है। तो चेपेरोन एक टाइप के प्रोटीन ही होते हैं और ज्यादा ये खास बात नहीं है, प्रोटीन है ये, और ये प्रोटीन प्रॉपर फोल्डिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब अपन इनके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में देखो, पहला एक टाइप का जो प्रोटीन की फैमिली है इसे कहते हैं HSP70। HSP का मतलब क्या है? HSP का मतलब होता है हीट शॉक प्रोटीन। HSP का मतलब होता है हीट शॉक प्रोटीन। इनको हीट शॉक प्रोटीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन जब कोई हीट स्ट्रेस आता है तब ज्यादा बनते हैं। प्रोड्यूस्ड मोर ड्यूरिंग हीट स्ट्रेस। ये नॉर्मल कंडीशन में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते हैं। ये प्रोटीन बनता है तो उसकी फोल्डिंग में तो इनका रोल होता ही है, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में तो इनको होना ही पड़ेगा। तो ऑल्सो प्रेजेंट इन सेल इन नॉर्मल कंडीशन। ये मत सोच लेना कि ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते, ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये तो इतनी बात होगी हमारी। फिर HSP70 पे आ जाते हैं अपन। HSP70, इसको 70 क्यों कहते हैं? इसको 70 इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका रिलेटिव मोलर मास 70 डाल्टन होता है, 70 किलो डाल्टन होता है, सॉरी 70,000 डाल्टन होता है मॉलिक्यूलर मास, तो इसलिए इसे हम 70 कहते हैं। फिर इसका काम क्या है? ये HSP70 एटीपी डिपेंडेंट है, एटीपी डिपेंडेंट, एटीपी डिपेंडेंट मैनर में ये काम करता है। फिर उसके बाद में और क्या? HSP70 एक दूसरा HSP है HSP40, उसके साथ जुड़ता है और इसके साथ में जुड़ के फॉलोइंग फंक्शन शो करता है। फॉलोइंग फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस शो करता है ये HSP70 प्लस HSP40? पहला, ये मिसफोल्डिंग को रोकते हैं, प्रिवेंट मिसफोल्डिंग। यदि गड़बड़ फोल्डिंग होने लगती हो तो उसे रोकने का काम करते हैं, दे प्रिवेंट मिसफोल्डिंग। दूसरा, ऐसा ना हो जाए कि बहुत सारे प्रोटीन्स एक साथ इकट्ठे हो जाए, क्योंकि हर प्रोटीन के अंदर कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होंगे जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कुछ कुछ ऐसे होंगे जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा, और दूसरे भी प्रोटीन ऐसे होंगे। तो कहीं प्रोटीन प्रोटीन आपस में अपने अपोजिट चार्ज की वजह से एसोसिएट ना हो जाए, तो ये क्या करते हैं, दे ऑल्सो प्रिवेंट एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन एग्रीगेशन को भी रोकने का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, HSP70 प्लस 40 मिलके प्रिवेंट करते हैं नॉन नेटिव कन्फर्मेशन को।
कहीं ये ना हो जाए कि ये नॉन नेटिव कन्फर्मेशन बन जाए। HSP 70 एंड 40 गाइड करते हैं प्रॉपर फोल्डिंग को, गाइड प्रॉपर फोल्डिंग। तो ये HSP के 70 एंड 40 के काम हो गए। अब HSP 70 जो है वो सबके अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है HSP 70। देन HSP 70 का एक और खास रोल बताता हूं। HSP 70 का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? जैसे मान लीजिए कि यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या ये कोई भी मेम्ब्रेन है, चाहे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन हो या ये कोई माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो, कोई मेम्ब्रेन है ये। अब कोई प्रोटीन को एक साइड से दूसरी साइड में जाना है, तो सपोज करो कि ये वो प्रोटीन है जो दूसरी साइड जाना चाहता है। इसकी जो R साइड चेन है, इस R साइड चेन पर HSP 70 जुड़ेंगे। और कौन सी R पे जुड़ेंगे? जो R हाइड्रोफोबिक होगी उसी पे जुड़ेंगे, हर किसी पे तो नहीं जुड़ेंगे। दीज आर HSP 70। ठीक है। अब जैसे जैसे ये प्रोटीन उधर की साइड में जाता जाएगा, जैसे जैसे ये प्रोटीन उधर की साइड में जाता जाएगा, एक एक HSP हटते जाएंगे। और इधर की साइड में नए HSP, दूसरी साइड के HSP है, वो जुड़ते चले जाएंगे। ये दूसरे HSP है, ये जुड़ते चले जाएंगे, वही HSP 70 है। ठीक है ना। और फाइनली जब ये प्रोटीन इधर आ जाएगा, तो इधर वाले तो सारे के सारे HSP फ्री हो जाएंगे, और दूसरी साइड में HSP है वो इनके ऊपर जुड़ जाएंगे, और फिर ये प्रोटीन पूरा का पूरा इधर आके फोल्ड हो जाएगा ऐसे। तो HSP 70 क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आप खुद देख लो। ये HSP 70 ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स which have to be translocated across membrane। across membrane, जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाना चाहते हैं उनको रोकने का काम करते हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप के चैपरोन्स के ऊपर, जो कि है ट्रिगर फैक्टर। ट्रिगर फैक्टर, ट्रिगर फैक्टर के बारे में पहली बात दिमाग में यह बिठानी है कि ये फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में ओनली, प्रेजेंट्स इन प्रोकैरियोट एंड एब्सेंट इन यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट में एब्सेंट होते हैं। एक और इनकी खास बात है, इनकी खास बात यह है कि ये राइबोसोम से जुड़े होते हैं, राइबोसोम एसोसिएटेड, राइबोसोम एसोसिएटेड होते हैं ये। तो जैसे यदि मैं आपको ऐसे समझाना चाहूं कि ये कोई mRNA है प्रोकैरियोट में, और इस प्रोकैरियोट के mRNA के साथ में ये राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं बहुत सारे, और इन राइबोसोम से प्रोटीन बन रहा है, सभी राइबोसोम से उनसे प्रोटीन बनता है, ये प्रोटीन बनता है, और ये प्रोटीन 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 बनता है ऐसे। तो ये है
ट्रिगर फैक्टर, सारे के सारे ये ट्रिगर फैक्टर है, ये है ट्रिगर फैक्टर जो राइबोसोम से जुड़ा है। तो आप खुद सोचो कि जो राइबोसोम से जुड़ा हुआ है प्रोटीन से, तो सबसे पहले वही जुड़ेगा ना। इसलिए दो अपने पास ऐसे चैपरोन्स होते हैं, एक तो HSP70 जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में है, और एक ये ट्रिगर फैक्टर जो कि किस में है, केवल प्रोकैरियोट के अंदर। ये दोनों ऐसे दो चैपरोन्स हैं जो सबसे पहले नए प्रोटीन से बाइंड होते हैं, बाइंड विथ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन वेरी फर्स्ट। सबसे पहले यही दो नए प्रोटीन के साथ में बाइंड होते हैं। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल बात है समझने की, जैसे मान लो कोई ई कोलाई है, ई कोलाई, हम 3 कंडीशन इसमें देखते हैं। सबसे पहले ई कोलाई से HSP70 है, उसको एब्सेंट कर दिया, लेकिन इसके अंदर ट्रिगर फैक्टर प्रेजेंट है, TF का मतलब ट्रिगर फैक्टर। तो क्या ये ई कोलाई सरवाइव करेगी? दूसरी कंडीशन, यदि हमने HSP के अंदर 70 को प्रेजेंट रखा और TF को एब्सेंट कर दिया, तो क्या ये सरवाइव करेगी? और यदि हमने इन दोनों को एब्सेंट कर दिया, HSP70 भी एब्सेंट है और ट्रिगर फैक्टर भी एब्सेंट है, तो क्या ये सरवाइव करेगी? देखो, दोनों प्रेजेंट होंगे तब तो सरवाइव करेगी, क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन यदि दोनों एब्सेंट है तब ये ई कोलाई सरवाइव नहीं करती, डोंट सरवाइव। और एक भी प्रेजेंट है तो ये सरवाइव करेगी। इसका मतलब ई कोलाई ट्रिगर फैक्टर या HSP70 दो में से एक के होने पर भी सरवाइव करती है, बट दोनों यदि एब्सेंट है तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगी। ये हुआ HSP70 एंड ट्रिगर फैक्टर के बारे में। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्लास ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग प्रोटीन्स, इसे कहते हैं चैपरोनिन्स। चैपरोनिन्स, चैपरोनिन्स क्या है? चैपरोनिन्स एक टाइप के स्मॉल एंड सपोर्टिव प्रोटीन्स होते हैं। स्मॉल है और ये सपोर्टिव प्रोटीन्स हैं। देन उसके बाद ये चैपरोनिन्स एक बड़ी सी केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दे फॉर्म केज लाइक स्ट्रक्चर, और इस केज लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन की फोल्डिंग है वो होती है। केज लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक कैविटी होती है, मैं अभी बताऊंगा। ये कैविटी प्रेजेंट है और जो कैविटी प्रेजेंट है उसके अंदर प्रोटीन फोल्डिंग होती है। ठीक है। अब ये जो चैपरोनिन्स हैं वो पाए जाते हैं दोनों के अंदर, प्रोकैरियोट में भी पाए जाते हैं और ये पाए जाते हैं यूकैरियोट के अंदर भी। प्रोकैरियोट के अंदर जो चैपरोनिन्स हैं दे आर नोन एज GRO-EL, GRO-ES। इनको कभी कभी ना, मतलब कभी कभी क्या, इनको जनरली GRO-EL-ES कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जो यूकैरियोट्स होते हैं, इन यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं HSP60
ये 60 किलो डाल्टन के हैं, इसलिए ये HSP 60 कहलाते हैं। कोई 70 है तो वो 70 किलो डाल्टन का है। तो कुल मिलाकर के चैप्रोनिन्स है वो ग्रो ELES और HSP 60 ये हो गए हमारे पास में। इसको एक बार थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, अभी मैं आपको इसकी मैकेनिज्म वगैरह सब समझाऊंगा। तो एक और चैप्रोनिन पढ़ते हैं अपन, HSP 90। ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो रिलेटिव मोलिकुलर मास है वो 90 किलो डाल्टन का है। इसको HSP 90 कहते हैं अपन। रिलेटिव जो मोलिकुलर मास है वो इतना है इसका। HSP 90 की खास बात, HSP 90 जब प्रोटीन फोल्डिंग अपनी लास्ट स्टेज में चल रही होती है, मतलब प्रोटीन फोल्डिंग जब खत्म होने को आती है, तब इसका रोल आता है, तब ये आता है। तो ये हेल्प करता है इन लेट स्टेज ऑफ प्रोटीन्स फोल्डिंग। ठीक है, एक चीज तो ये, इसको याद रखने का तरीका भी बता देता हूं। देखो, HSP 40 छोटे हैं, फिर 60 और उससे बड़े हैं, फिर 70 उनसे बड़े हैं, और 90 सबसे बड़े हैं। HSP 100 भी होते हैं, पर अभी के लिए इतना देखो, 90 लास्ट में आता है, ये बड़ा है। तो ये लेट स्टेज में आने वाले, काम आने वाले होते हैं। फिर उसके बाद में ये वेरी अबंडेंट टाइप के हैं इन यूकैरियोट्स, वेरी अबंडेंट इन यूकैरियोट्स। और कितने अबंडेंट है? 6% ऑफ सेल्यूलर प्रोटीन। जितना सेल के अंदर टोटल प्रोटीन है उसका 6% ये अकेले होते हैं। तो बहुत बड़े टाइप के ये हैं। अब बात करते हैं अपन ग्रो EL एंड ES मीडिएटेड फोल्डिंग की। कैसे होती है अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो इस प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको ग्रो EL और ES कॉम्प्लेक्स समझ में आना चाहिए। बड़ा इजी है, इतना इजी है कि आपको एक बार में ढंग से समझ में आएगा, याद हो जाएगा आपको। देखो, एक पॉइंट लिख लेते हैं पहले। तो इस ग्रो EL और ग्रो ES की एक्सरे स्ट्रक्चर जो दो साइंटिस्ट ने दी, क्या पता उनका नाम कोई एग्जाम में पूछ ले। स्ट्रक्चर वॉज गिवन बाय, दो साइंटिस्ट है, एक का नाम है ऑर्थर और दूसरे का नाम है पॉल। ऑर्थर और पॉल, इनके पूरे नाम ही लिखवा देता हूं। एक का नाम है ऑर्थर हॉर्विच, हॉर्विच, और दूसरे का नाम है पॉल सिगलर। तो भाई ये है देने वाले। अब मैं आपको समझाता हूं, आराम से ध्यान से समझते समझते जाना, सब समझ में आएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है ये। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई मान लो प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन, इस प्रोटीन के अंदर 549 अमाइनो एसिड है। इतने अमाइनो एसिड है, ठीक। और इतने अमाइनो एसिड की एक यूनिट बनती है, तो ये हो गई एक सब यूनिट। समझ में आया ये? अब हमको ऐसी 14 सब यूनिट्स चाहिए। एक सब यूनिट में कितने अमाइनो एसिड है? 549। और हमको कितने चाहिए ऐसे यूनिट? 14। तो अब हमारे पास में आ गई 14 सब यूनिट्स।
और 14 की 14 सब यूनिट्स जो हैं उसमें सबके अंदर टोटल कितने कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 549। अब इन 14 सब यूनिट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट, पहले पार्ट में 7 सब यूनिट आएगी, 1 2 3 4, फिर ये 5 6 और 7। एक बार आप समझ जाना कि ये 7 का एक रिंग बन गया। आप ऐसे कर सकते हो ना, जैसे सपोज आपके पास में 7 कोई भी चीज है, 7 टुकड़े हैं किसी चीज के, तो आप उनको एक रिंग के अंदर 7 सर्कल ऐसे मान लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, सॉरी 4 5 6 7, ऐसे ऊपर से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, 14 में से 7 तो ये रहे, और 14 में से दूसरे 7 हैं वो ये रहे, 1 2 3 4 5 6 7। तो भैया दो रिंग बन गई एक दूसरे के ऊपर। अब देखो मुझसे 3D स्ट्रक्चर तो कैसे बन पाएगी अच्छे से, है ना, इसलिए मैं इनको एक बार सिंपल फॉर्म में आपको बना के दिखा दूंगा। ये है एक रिंग और ये भी है एक रिंग। इस रिंग के अंदर 7 सब यूनिट्स हैं और इस रिंग के अंदर भी 7 सब यूनिट्स हैं। पहली वाली रिंग है, इसको बोलते हैं ग्रो EL, और दूसरी वाली रिंग को भी बोलते हैं ग्रो EL। यानी ग्रो EL की दो रिंग होती है, एक ऊपर एक नीचे ऐसे करके। बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? दोनों रिंग के बेस के ऊपर ATP बाइंडिंग साइट्स होती है। अब आपको देखो जो सामने है उनकी तो सामने दिख जाएगी। ये हैं टोटल 7 ATP बाइंडिंग साइट्स, ATP बाइंडिंग साइट्स। हर एक यूनिट के साथ में एक ATP बाइंडिंग साइट होती है। एट बेस पार्ट पे होती है। और यहां पर ये भी है टोटल 7 ATP बाइंडिंग साइट, ये भी बेस पे होती है, एट बेस। क्लियर? यदि आप इनको ऊपर से देखोगे ना, तो ऊपर से देखने पर आपको इनके बीच में से होती हुई एक कैविटी दिखाई देगी। ऑब्वियस सी बात है, कैविटी तो होगी ना, ये ऐसे अरेंज होंगे तो मुझे बताओ ग्रो EL क्या होता है, वो समझ में आया? एक पॉलीपेप्टाइड है 549 अमाइनो एसिड की, 549 अमाइनो एसिड की। वो 549 अमाइनो एसिड जैसी टोटल 14 होती हैं, एक में 549, दूसरी में 549, तीसरी में 549, ऐसे करके होती हैं। दो रिंग बन जाती है, 7 की एक, उसके ऊपर 7 की एक, जैसे ये 7 की है और उसके ऊपर एक और 7 की है। इतना हो गया। अब आ जाओ इसके दूसरे पार्ट के ऊपर, ES को समझा देता हूं। देखो मैं, जैसे आपने अभी ये यूनिट देखी, वैसे ही एक बार फिर समझिए कि ये कोई प्रोटीन है और इस प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है 97 अमाइनो एसिड्स। ये 97 अमाइनो एसिड की एक सब यूनिट है, एक सब यूनिट। और ऐसे ही हमको चाहिए अभी केवल 7, और ये 7 सब यूनिट्स कुछ इस प्रकार से अरेंज होती है। ऐसे समझ लेना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। मान लेना ये 7 हो गई है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रो ES। और ग्रो ES है वो एक तरीके की कैप होती है, कैप। क्लियर हुआ? अब क्या होगा, जो ये ग्रो ES है ना, वो ग्रो EL के ऊपर जुड़ जाएगी। तो फाइनली हम ऐसी स्ट्रक्चर बना सकते हैं,
ये तो हो गई ग्रो ईएस, और इसके साथ में जुड़ी हुई हैं दो सब यूनिट्स, सॉरी दो रिंग्स, ये भी ग्रो ईएल है और ये भी ग्रो ईएल है। ठीक है, अब मैं आपको एक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। ये जो ग्रो ईएस है ना, ये ग्रो ईएस यानी कैप जिस ग्रो ईएल के ऊपर जुड़ती है उसे बोलते हैं सिस रिंग, और जिससे ये नहीं जुड़ती उसको बोलते हैं ट्रांस रिंग। ट्रांस रिंग, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना। द रिंग ऑफ EL with which ES binds becomes cis ring। जिसके साथ में ES बाइंड होती है वही सिस बन जाती है। ये आप डायग्राम अच्छे से देख लो, समझ लो भाई, ये भी बहुत काम का है। फिर मैं आपको इसकी मैकेनिज्म समझाता हूं। तो मैकेनिज्म के अंदर अपने को क्या देखना है, देखो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी आपको ये समझ में आ गया ना कि ग्रो ईएस सॉरी सिस रिंग कौन सी और ट्रांस रिंग कौन सी है। और एक बहुत अच्छी चीज और बताऊंगा, देखना। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में ये है ई एस सॉरी ई एल, सॉरी ई एल, और ये भी है ई एल। ठीक है, ये ई एल है। इसके पास ना एक ऐसा प्रोटीन है जो ढंग से फोल्डेड नहीं है, ये है इम्प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन। ये अच्छे से मुड़ा हुआ नहीं है, इसकी फोल्डिंग कराएंगे। और साथ ही साथ इस रिंग की सभी बेस के पास एटीपी जुड़े हुए हैं। अभी 7 तो हम बना नहीं सकते एक बार ऐसे, इतने में समझो। इतना समझ में आया आपको? अब यहां पर कुछ चीजें होने वाली हैं, उन चीजों को ध्यान से समझो क्या क्या होगा यहां पे। देखो, फिर अपना अगला डायग्राम बन जाएगा। सबसे पहले तो यहां पे ES बाइंड होती है। ES बाइंड्स ऑन सिस रिंग, या जिस पे ES बाइंड होती है उसी को सिस रिंग बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो सिस से ES बाइंड हो जाएगी। फिर उसके बाद में दूसरा, जैसे ही ES बाइंड होती है कंफर्मेशन चेंजेस आते हैं। आप ये चीज को एक तरीके से गांठ बांध लो, जब भी कभी दो प्रोटीन आपस में एक दूसरे से अटैच होंगे या जुड़ेंगे ना, तो कंफर्मेशनल चेंज तो आएंगे। तो ये कंफर्मेशन चेंजेस अकर, ठीक है, कंफर्मेशन चेंजेस है वो आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, जैसे ही कंफर्मेशन चेंजेस आएंगे तो आपको ये इम्प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगा। नीचे देखो जगह है इसके अंदर, स्टार लगा देता हूं मैं यहां पे, यहां जगह है, यहां खिसक जाएगा। तो इम्प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन comes in large cavity। तो ये लार्ज कैविटी के अंदर आ जाता है। अब आगे की देखो चीज। तो अभी हमारे पास जो डायग्राम बनेगा, मैं फटाफट बना लेता हूं क्योंकि एक बार के लिए समझाने वाली बात है, वो मैंने लिख रखी है। ये इस तरीके से
और इसके ऊपर चलो मैं एक ही कलर से बना लेता हूं, समझ में तो आ ही जाएगा सारा। ये ES कैप हो गई, और ये इम्प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन है वो यहां आ जाता है, यहां पे। अभी देखो इसके साथ में नेक्स्ट क्या क्या होने वाला है। ये ATP जुड़े हुए ही हैं, ATP जुड़े हुए ही हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे, ATP का हाइड्रोलिसिस होगा। जब विद इन 10 सेकेंड ATP हाइड्रोलिसिस, पहला इवेंट, ATP हाइड्रोलिसिस, जैसे ही ATP हाइड्रोलिसिस होते हैं, साथ के साथ हैं तो 7 ATP हाइड्रोलिसिस होंगे, तो 7 PI रिलीज्ड, 7 PI रिलीज्ड हो जाते हैं, क्योंकि एक ATP से एक फॉस्फेट निकलेगा तो 7 से 7 निकलेंगे। जब ये PI रिलीज्ड हो जाते हैं तो ग्रो ES एंड EL बाइंडिंग है वो लूज हो जाती है। ग्रो ES एंड ग्रो EL बाइंडिंग डिक्रीजेस, वीकन लिख लेते हैं, वीकन लिखा हुआ है, तो कमजोर हो जाती है। और साथ ही साथ जो प्रोटीन है वो प्रॉपरली फोल्ड हो जाता है, प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। तो ये हुआ अपने पास में एक और इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट। अब इसके बाद में क्या होता है, ये डायग्राम पहले ये बना लेते हैं अपना कंप्लीट, तो मैं जल्दी से बना लेता हूं। ये तो है ES कैप, और ये अपना है ये, और अब जो प्रोटीन है वो प्रॉपर फोल्ड हो चुका है। चलो ये मान लेते हैं प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन है। अब इसके साथ में क्या घटनाएं घटने वाली हैं, तो इसके साथ में जो पहली घटना घटेगी वो पहली घटना तो ये है कि इसके साथ में एक दूसरा ES, सॉरी, दूसरा इम्प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन जुड़ेगा। ये इसकी सिस रिंग है और ये इसकी ट्रांस रिंग है, ये तो आपको पता ही है। तो अभी ना फर्स्ट इवेंट क्या होने वाला है, इम्प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन बाइंड्स विथ ट्रांस रिंग, ट्रांस रिंग के साथ बाइंड होता है। दूसरा, इसके साथ में 7 ATP बाइंड होते हैं, 7 ATP बाइंड विथ ट्रांस रिंग, ठीक है। और जो ATP पहले से थे वो ADP के साथ, वो ADP में कन्वर्ट हो गए क्योंकि ATP हाइड्रोलिसिस हो गई थी उसके अंदर। इतना काम तो अपने को पता ही है। अब आगे क्या होने वाला है देखो, जैसे ही इतना काम हुआ, थर्ड प्लेस के ऊपर हम लिखेंगे कि कंफर्मेशनल चेंजेस आते हैं। कंफर्मेशनल चेंजेस भी आते हैं क्योंकि प्रोटीन बाइंड हुआ है, ATP बाइंड हुई है। फाइनली देखो क्या स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये तो कैप की कैप लगी हुई है, ये अभी के लिए ये सही है। ऊपर जो सिस रिंग है उसके साथ तो ADP है,
और नीचे वाली के साथ में एटीपी है। ध्यान से समझना, ऊपर वाली जो सिस रिंग है उसके साथ तो प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन जुड़ा हुआ है, और जो नीचे वाली है उसके साथ में ये इम्प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन जैसे पहले जुड़ा हुआ था। इतना समझ में आया? जब ऐसी संरचना ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है तो फाइनली एक छोटा सा स्टेप क्या होता है कि यहां से कैप हट जाती है। ES कैप रिमूव्ड, ES की कैप है वो रिमूव हो जाती है। कैप के रिमूव होने के बाद में, कैप के रिमूव होने के बाद में फोल्डेड प्रोटीन है वो रिमूव हो जाता है। फोल्डेड प्रोटीन रिमूव, ये भी रिमूव हो गया। फिर इसके बाद में जो एडीपी थे सिस रिंग वाले, वो 7 एडीपी रिलीज्ड, ये भी रिलीज हो जाते हैं। और अब इतना हो गया तो अपने पास में ऐसी एक स्ट्रक्चर बचेगी, इधर बना लेता हूं मैं। कैप वैप तो सब हट ही गई है, और ये है वो प्रोटीन जो इम्प्रॉपर फोल्डेड है। देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी तक ये वाली जो साइट है वो ट्रांस साइट है या ट्रांस रिंग है, और ये वाली जो रिंग है वो सिस रिंग है। अभी तक यही चलता आ रहा है पीछे से। ये है वो सिस रिंग है और ये है वो ट्रांस रिंग है। ठीक, अब यहां पर होता है एक इंपॉर्टेंट काम, और वो इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? वो होता है 180 डिग्री रोटेशन। 180 डिग्री रोटेशन, यानी ये पेन ऐसे है, नीचे वाली साइड है वो ट्रांस है अभी, और ऊपर वाली सिस है। ये 180 डिग्री रोटेशन हो गया। 180 डिग्री रोटेशन होते ही ये जो डायग्राम है कैसा बन जाएगा, आप खुद सोच लो। अभी 180 डिग्री रोटेशन हो गया। 180 डिग्री रोटेशन की खास बात यह है कि सिस रिंग becomes trans and trans ring becomes cis। तो ये हुआ अपने पास में ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ग्रो EL और ग्रो ES से फोल्डिंग कैसे होती है। आराम से इसको देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, पढ़ो आराम से। मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं वापस से। सबसे पहले आप देखिए यहां पे, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इससे पॉइंटर से। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है एक रिंग 7 सब यूनिट्स की बनी हुई, और ये दूसरी है जो 7 सब यूनिट की बनी है। ऊपर वाली के पास ऑलरेडी एक प्रोटीन जुड़ा हुआ है। वो कैसे जुड़ा अभी समझ लो। वो प्रोटीन यहां पर आया था ना, ये वाला प्रोटीन वो जुड़ता है। तो ऊपर वाली सब यूनिट के साथ में एक प्रोटीन पहले से जुड़ा हुआ है। अब इसके साथ में सबसे पहले तो एक ES बाइंड होती है। फिर ES के बाद में जैसे ही बाइंड होती है कंफर्मेशन चेंज आता है। कंफर्मेशन चेंज आते ही ये प्रोटीन नीचे खिसक जाएगा और यहां पर ये जो कैविटी है यहां आ जाता है। सारी सब यूनिट के साथ ATP भी बाइंड है। वो ATP भी ये वाले ATP है, 7 ATP जो बाउंडेड है वही वाले यहां पर है। फिर अब एक तो 7 ATP की हाइड्रोलिसिस होती है। सातों की जब इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो ये प्रोटीन प्रॉपर्ली फोल्ड हो जाएगा। उसके साथ साथ में EL और ES की जो कैपिंग की और इसकी जो बाइंडिंग है वो थोड़ी वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो ये अपना नेक्स्ट डायग्राम बन गया जिसमें प्रोटीन फोल्डेड है और ADP बन चुका है। फिर उसके बाद में 7 नए ATP जुड़ते हैं प्लस एक इम्प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन जुड़ता है। जैसे ये जुड़ता है फिर से कंफर्मेशन चेंज आता है। कंफर्मेशन चेंज आते ही कैप हट जाती है।
कैप के हटते ही अंदर से फोल्डेड प्रोटीन निकल जाता है, प्रोटीन के साथ साथ एडीपी निकल जाती है, तो ये खाली सा हो जाता है। अब क्या करना है, अब खाली 180 डिग्री का रोटेशन करना है। 180 डिग्री रोटेशन हो गया तो हमारे पास में आ जाता है फाइनल, जो वापस से जहां से स्टार्ट किया था वो वाला स्ट्रक्चर। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस के बारे में जो प्रोटीन फोल्डिंग से रिलेटेड है। डिजीजेस रिलेटेड टू मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। इसमें दो अपने को कैटेगरी बनानी है, एक तो बनानी है डिजीज की और एक उस प्रोटीन की जिसके साथ में ये डिजीज एसोसिएटेड है। डिफेक्टिव प्रोटीन कौन सा है उसके। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर ये एक प्रोटीन है एमिलॉइड बीटा प्रोटीन, उससे एसोसिएटेड होती है। दूसरी है एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। और ये सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एक एंजाइम होता है, एंटीऑक्सीडेंट है। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो O2 नेगेटिव को सप्रेस करता है या न्यूट्रलाइज करता है, उसमें डिफेक्टिव हो जाता है, मतलब वो मिसफोल्ड हो जाता है। फिर है फाइब्रिनोजन एमाइलोइडोसिस। फाइब्रिनोजन एमाइलोइडोसिस। फाइब्रिनोजन की अल्फा चेन मिसफोल्ड होती है। फाइब्रिनोजन अल्फा चेन। एक है हंटिंगटन डिजीज, हंटिंगटन कोरिया। हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन डिजीज के अंदर हंटिंगटन विथ पॉलीग्लूटामेट एक्सपांशन। हंटिंगटन विथ पॉलीग्लूटामेट एक्सपांशन। फिर पार्किंसन डिजीज। ये होती है अल्फा सिन्यूक्लिन के कारण। और एक होती है स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसका पूरा नाम है ट्रांसमिसेबल स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। TSE ये प्रियोन प्रोटीन से होती है। प्रियोन प्रोटीन वाली डिजीजेस हैं वो भी तो यही वाली होती है। तो ये तो हो गया अपने पास में प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में। अभी ना प्रोटीन फोल्डिंग में एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बचता है, दैट इज नोन एज डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स होते हैं ना, उन प्रोटीन्स के अंदर कम से कम 2 सिस्टीन तो मिल ही सकते हैं। हजारों अमाइनो एसिड का प्रोटीन है तो उसके अंदर 2 सिस्टीन मिलना कौन सी बड़ी बात है।
और सिस्टीन यदि फोल्डिंग कंडीशन में पास पास में आ गए तो उनके बीच में ये बॉन्डिंग भी हो सकती है। तो अभी ना अपन समझते हैं कि डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे बनता है, क्योंकि प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन के अंदर यदि डाइसल्फाइड बॉन्ड बनना जरूरी है तो वो बनना भी चाहिए। इस डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक एंजाइम जिम्मेदार है और उस एंजाइम का नाम है प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज। पीडीआई, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज। ये एंजाइम समझ लो, आपको ये इतना सा है, बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। अच्छा, इसकी डिस्कवरी किसने करी? इसका नाम मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, डिस्कवर्ड बाय, साइंटिस्ट का नाम बता चुका हूं, ये नहीं बताया, एनफिंसन, डिस्कवर्ड बाय एनफिंसन, जिन्होंने राइबो न्यूक्लियेज ए के ऊपर काम किया था, जिन्होंने ये बताया था कि अमाइनो एसिड हैं वो प्रोटीन की फोल्डिंग को गाइड करते हैं, उन्होंने ही इसकी डिस्कवरी है वो भी कर रखी है। देखो, अब पहले एक कहानी समझो, उसके बाद में अपन आगे की बात करते हैं। मान लीजिए कि ये एंजाइम है जिसका नाम है पीडीआई। सपोज एक बार, इस एंजाइम की खास बात है कि इसमें खुद में दो सिस्टीन होते हैं और इन दोनों सिस्टीन के पास SH ग्रुप तो है ही है, और इस प्रोटीन का खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है एंजाइम का। तो ऑक्सीडेशन होने के बाद में इसके खुद के सिस्टीन्स के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐसे बन जाता है। समझ में आई ये कहानी? फिर यदि इसका वापस रिडक्शन हो जाए तो वापस से ये ऐसे बन जाता है। अब दोनों ही केस के अंदर ये एंजाइम काम करता है अपना अच्छे से। कैसे करता है? आप चाहो तो पहले, इसको तो बोलते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म, जहां पर हाइड्रोजन दिखे, H दिखे, वो होती है रिड्यूस्ड फॉर्म, और जहां पर नहीं दिख रहा है वो है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। अब आपकी मर्जी है, आप जिस भी फॉर्म के साथ में समझना चाहो समझ सकते हो। मैं पहले जो है उसी के साथ समझा देता हूं, कोई रिड्यूस्ड फॉर्म के साथ समझ लो पहले, है ना? तो देखो, रिड्यूस्ड पीडीआई, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, एक प्रोटीन है और उस प्रोटीन के अंदर दो जगह पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बने हैं, लेकिन गलत बने हैं। एक तो यहां बना है और एक यहां बना है, ठीक है? ये है 1 नंबर वाला सिस्टीन, ये 2 नंबर वाला मान लो, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। वैसे नहीं, समझने की, 4 सिस्टीन है तो 1 2 3 4 कर दिया अपन ने। अब ये बॉन्डिंग गलत है, होना ये चाहिए था कि 1 नंबर वाले को 4 नंबर के साथ बॉन्ड बनाना था डाइसल्फाइड, और 2 वाले को 3 के साथ, बट ऐसा बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि जब ये नया नया प्रोटीन बनता है तो इसको यदि ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट मिलेगा तो ये तो आराम से ऐसा बन जाएगा, जहां पर भी इसको मौका मिलेगा वहीं ये डबल डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेगा। अब काम की बात करते हैं। अब आता है हमारा एंजाइम जिसका नाम है पीडीआई। और ये पीडीआई जो है इसके पास अभी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, तो ये SH फॉर्म के अंदर होता है। क्या होगा अभी यहां पे देखना, अभी ना इसका एक S इस S के ऊपर अटैक करेगा। इसके साथ में जब ये अटैक करेगा तो भाई ये प्रोटीन अब कुछ इस तरीके से शो होगा। 2 नंबर वाले
S के साथ H आ जाएगा, प्रोटॉन घूम रहे होते हैं वहीं पर मीडियम के अंदर, सेल में बहुत प्रोटॉन है, कहां से आए ये तो पूछना ही मत। और पहले वाला जो था ना, उसके साथ में किसने बॉन्ड बना लिया, एंजाइम के SH ने बॉन्ड बना लिया, और एंजाइम का दूसरा SH अभी ऐसा का ऐसा ही है। और बाकी के जो एक और डाइसल्फाइड बॉन्ड था 3-4 के बीच में, वो अभी भी ऐसा ही है। सॉरी, इधर 2 नंबर था। क्लियर हुआ ये? अब क्या होता है कि जो 2 नंबर वाला सल्फर है, ये 2 नंबर वाला सल्फर 3 नंबर के ऊपर अटैक करता है, 3 नंबर वाले पे अटैक करता है। जब ये 3 नंबर वाले पे अटैक करता है तो देखो क्या होने वाला है वो बता देता हूं। ये 2 नंबर वाले ने अटैक किया 3 नंबर वाले पे, तो 2 और 3 के बीच तो बन गया डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो पहला नंबर का था उसके साथ में अभी भी कौन जुड़ा हुआ है, एंजाइम। और एंजाइम का एक SH फ्री है। और जो 4 नंबर वाला S था वो अब SH बन चुका है। आराम से समझ लो इसको। फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा, जो 4 नंबर वाला SH है उसका सल्फर 1 नंबर वाले पे अटैक करेगा, और जब ऐसा हो जाएगा तो फाइनली ये 4 नंबर वाला सिस्टीन का S और ये 1 नंबर वाले सिस्टीन का S, इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा। 2 और 3 के बीच में पहले से ही बन चुका है। और एंजाइम जो है वो वापस से अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर फ्री हो जाएगा। तो ये हो गई अपने पास में पूरी की पूरी घटना। अब वापस से समझो इसको आराम से, क्या हुआ यहां पे, एंजाइम आया, एंजाइम के सल्फर ने फर्स्ट वाले पे अटैक किया, तो फर्स्ट वाले के साथ खुद जुड़ गया। दूसरा वाला जो S है उसके साथ में H जुड़ गया, तो ये भी अपना एक बार न्यूट्रलाइज हो गया। फिर दूसरे वाले ने तीसरे पे अटैक किया, तो दूसरे तीसरे के बीच में बॉन्ड बन गया। ये जो पहला है ये अभी भी एंजाइम के साथ जुड़ा है, ये एंजाइम के साथ में यहां पे जुड़ रखा है। जैसे दूसरे वाले पे H जुड़ा था वैसे चौथे वाले पे H जुड़ गया। अब चौथा वाला अटैक करेगा पहले वाले पे, तो 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएंगे, ये अपना फ्री, काम कंप्लीट। ये तो है रिड्यूस्ड वाले के साथ में। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइज्ड पीडीआई कैसे काम करता है उसके बारे में। ऑक्सीडाइज्ड पीडीआई कैसे काम करेगा वो अलग कहानी है। जैसे ये कोई मान लो एक पॉलीपेप्टाइड है और इसके अंदर एक सिस्टीन यहां है, एक सिस्टीन यहां है, और एक पीडीआई एंजाइम है जो अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, यानी कि ये खुद डाइसल्फाइड बॉन्ड सॉरी बॉन्ड बना के बैठा है। तो प्रोटीन का S इस S के ऊपर अटैक करेगा। ऐसा करने से जो पीडीआई है उसका डाइसल्फाइड बॉन्ड टूटेगा, और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड टूटने के साथ प्रोटीन के साथ इसका डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, समझ लो वैसे के वैसे ही हो गया। फिर उसके बाद में प्रोटीन का दूसरा वाला सल्फर इसके ऊपर अटैक करेगा अपने ही एंजाइम के सल्फर पे, जिसकी वजह से ये तो दोनों सल्फर सल्फर बॉन्ड बना लेंगे, और पीडीआई के एक सल्फर के साथ में तो प्रोटॉन था, दूसरे सल्फर के साथ भी आ जाएगा,
और ये बन जाएगा रिड्यूस्ड पीडीआई, और फिर ये रिड्यूस्ड पीडीआई वापस चला जाएगा। दोनों प्रोसेस के अंदर आपको क्या अंतर समझ में आया? अगर सोचो कि ये एसएच, मतलब सॉरी, ये ऑक्सीडाइज्ड पीडीआई यहां पे होता तो क्या ये काम कर पाता? ऑक्सीडाइज्ड पीडीआई काम कर पाता क्या? हर बार अटैक कौन कर रहा है? देखो, हर बार अटैक वही सल्फर कर रहा है जिसके पास में H हो, हर बार अटैक वही करता है जिसके पास H हो, लेकिन ऑक्सीडाइज्ड पीडीआई के पास तो H नहीं है। इसका मतलब इस वाली कंडीशन के अंदर ऑक्सीडाइज्ड पीडीआई काम नहीं कर सकता। ये क्या कंडीशन है? ये है इनकरेक्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड को करेक्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड में कन्वर्ट करना। तो रिड्यूस्ड पीडीआई कहां काम करता है? ये काम करता है रीअरेंजमेंट में, रीअरेंजमेंट ऑफ wrong disulfide bonds into right bonds। ठीक है, इस काम को आइसोमेराइजेशन भी बोलेंगे, क्योंकि पहले 1-2 के बीच में था, अब 2-3 के बीच में हो गया, आइसोमराइजेशन सा हो गया ना यहां पे। और ये ऑक्सीडाइज पीडीआई कहां काम कर रहा है? ऑक्सीडाइज पीडीआई काम कर रहा है न्यू डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये हो गया अपने पास में प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में सारी बातें। अच्छे से क्लास को रिवाइज करना, नोट्स बनाना। थैंक यू सो मच।